नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ आदिति मौजूद है, मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। लेकिन 96 सीटें हैं। आज जब चौथे चरण पर उनके लिए 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। दिग्गजों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जगह जगह से वोटिंग की तस्वीरें आ रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण की वोटिंग इस वक्त जारी है। घंटे का मतदान पूरा हो चुका है, 8:02 हो चुके हैं। तो अगर स्पेसिफिकली कहूं तो 1 घंटे 2 मिनट का वक्त पूरा हो चुका है। 10 राज्यों की 96 सीटें हैं जिनके लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही तेलंगाना की 17 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5 सीटें जिन पर वोटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11, जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8 और ओडिशा की 4 सीट शामिल है और झारखंड की 4 सीट जिन पर इस वक्त हो रही है वोटिंग। सुब्रत पाठक इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। भारत 24 पर इस प्रकार की बातें करते ही नहीं है। प्रधानमंत्री पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, योगी आदित्यनाथ लगातार कैंपेन की, 400 पार वाला जो नारा है। नहीं, देखो, प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें प्रधानमंत्री जी की योजना नहीं। पहली बार देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार का है कि जिसकी योजना नीचे तक पहुँची है, तो स्वाभाविक है कि लोग प्रधानमंत्री जी को वोट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुब्रत पाठक साहब। साफ तौर पर के अखिलेश यादव अनेक सालों तक राजनीति करते रहे, लेकिन यहाँ के विकास के लिए काम है, वहाँ पर आवश्यकता थी। बढ़ता जाएगा, लेना पाएंगे। तुमको लेना है, आओ एक बार में ले लो। సమాజ జీవితాన్ని వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దేది అది గుర్తించారు. చాలా పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. రాష్ట్రం అంతా కూడా ఒకటే కోరుతున్నా, ఓటు మీ హక్కు, ఓటు మీ జీవితాలను మారుస్తుంది, అదే మాదిరిగా మీ భవిష్యత్తును మారుస్తుంది. మీ పిల్లలే కాకుండా మీ భావితరాల పిల్లలకు కూడా పునాదులు नायडू को इस वक्त आप सुन रहे थे। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको खबर कन्नौज से ही बताई थी। कन्नौज में ईवीएम खराबी की इस वक्त शिकायत मिल रही है। कन्नौज में अभी आपने सुब्रत पाठक को पहले सुना, जाहिर है कि कन्नौज से वो चुनावी मैदान में है और अखिलेश यादव उनके सामने हैं। वहां पर किसी एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी की इस वक्त शिकायत मिल रही है। कन्नौज में BS इंटर कॉलेज है जिसके बूथ पर ईवीएम खराबी की शिकायत मिल रही है। जाहिर है कि थोड़ी देर लेके उसको करेक्ट किया जाएगा और उसके बाद वापस से वोटिंग शुरू होगी। थोड़ी देर के लिए वोटिंग BS इंटर कॉलेज के बूथ पर जरूर रुकी होगी, लेकिन फिलहाल ईवीएम खराबी को दुरुस्त करने की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि बैकअप प्लान होता है, कर ली गई होंगी। थोड़ी देर में एक बार फिर से वोटिंग शुरू हो जाएगी। अदिति, सुब्रत पाठक को अभी हमने सुना। कन्नौज में हालांकि ईवीएम खराबी की शिकायत और वहीं से कुछ इस तरीके से जो बातें ईवीएम को लेकर निकलती हैं वो ज्यादा आती हैं। अब मैं विपक्षी पार्टियों की बात कर रही हूँ, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर इस बार सस्पेंस कंटिन्यूअस बना हुआ था। वोटर बच गया है। जल्दी से पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं, उसके बाद अपना सवाल पूरा करूंगी। खबर आंध्र प्रदेश से इस वक्त की है। जल्दी से बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से। YSRCP के नेता रामचंद्र रेड्डी पर आरोप लगाए, 7 बूथ एजेंट्स के अपहरण का आरोप लगाया उन पर। TDP की तरफ से यह आरोप लगाया गया है बूथ कैप्चरिंग का। यह बड़ी खबर इस वक्त की आंध्र प्रदेश से, जहां पर गंभीर आरोप बूथ कैप्चरिंग को लेकर लगे हैं। YSRCP के नेता हैं रामचंद्र रेड्डी, उन पर यह आरोप लगाए। 7 बूथ एजेंट्स के अपहरण का आरोप लगाए। ये बूथ एजेंट्स के अपहरण का आरोप है, गंभीर आरोप TDP की तरफ से लगाया गया है। इस खबर पर और तफसील से डिटेल का इंतजार रहेगा, क्योंकि अपहरण का आरोप है, किडनैपिंग का आरोप है। 7 बूथ एजेंट्स को किडनैप किया गया है, ये आरोप TDP की तरफ से लगाया गया है। आंध्र प्रदेश से इस वक्त ये खबर मिल रही है। आदिति, जल्दी से इस खबर पर बस मैं ये समझना चाहती हूँ, ये बहुत ही इंटेंस आरोप है अगर ये लग रहे हैं। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर है, जल्दी से उसको स्क्रीन पर रखेंगे। खबर क्या है? खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। यहाँ पर भी ईवीएम खराब हुई है। बनवीरपुर में बूथ संख्या 200 है जिस पर ईवीएम खराब हुई है। जितनी भी बड़ी खबरें जल्दी से हम उनको दिखाते चलेंगे। ईवीएम खराब होने से मतदान में इस वक्त डिले हो रहा है, देरी हो रही है। लखीमपुर खीरी से ये खबर, जहां पर ईवीएम इस वक्त खराब हुई है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी बनवीरपुर में बूथ संख्या 200 जहां पर खराब हुई है। कन्नौज में जहां मैंने अभी जिक्र किया था वो विदुना विधानसभा का बूथ संख्या 93 था,
और इसके साथ ही रसूलाबाद में बूथ संख्या 98 जिस पर ईवीएम खराब हुई थी और अभी तक देखिए वहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। इसके साथ ही फर्रुखाबाद के बरखेड़ा में भी बूथ संख्या 91 पर ईवीएम खराब होने की खबर है जो अभी अभी इस वक्त आपके सामने है। अब इस वक्त आपको दिग्गजों का मतदान दिखा रहे हैं जब वो पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू देखिए अपने परिवार के साथ फिर सेल्फी पॉइंट भी पहुंचे, उन्होंने वोट कास्ट किया। हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता वो आप देख रहे हैं बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जी किशन रेड्डी, अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम वो लोग वीवीआईपीज जो पहुंचे, अधीर रंजन चौधरी पहुंचे, इसके साथ ही महुआ मोइत्रा भी अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल से वो तस्वीरें और उन्नाव से साक्षी महाराज जब पहुंचे और यूसुफ पठान ने भी अपना वोट कास्ट किया है। ये वो तमाम चेहरे हैं, माफी चाहूंगी, ये वो तमाम चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है और इनमें से कुछ लोग अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, कुछ लोग अभी अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। तैसे ही वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अदिति वापस से मैं एक बार आती हूँ आपके पास क्योंकि कुछ लोग अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, वो तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन इन तमाम चेहरों पर आपकी नजर सबसे ज्यादा किस पर है? अखिलेश यादव पर आपकी ज्यादा नजर है या अलग अलग वजहों से चर्चाओं में रहने वाली महुआ मोइत्रा या फिर अधीर रंजन या फिर गिरिराज सिंह है? गिरिराज सिंह ने तो बड़ा एक लेटेस्ट बयान दिया, तो आपकी नजर इन चेहरों में सबसे ज्यादा किस पर है? देखिए वैसे तो जो चौथे फेज का चुनाव है ये भी बहुत रोचक है, इसलिए क्योंकि जो जिन चेहरों का आपने नाम लिया, अधीर रंजन चौधरी का जिक्र करें या फिर कन्नौज से जिक्र करें। देखिए कन्नौज की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश, हमेशा हॉट पाइपिंग वो है स्टेट। ये 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2014 या 2019 की बात कर लें, 14 में केवल इन 13 में से एक ही सीट थी जो सपा के पास थी। उसके बाद 19 में वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ले ली थी। एक बार फिर प्रत्याशी उनको वापस रिपीट किया जा रहा है। तो ये है साख की लड़ाई। और भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है 370 और तमाम चीजें, तो ये 13 सीटों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको अपना स्ट्राइक रेट कम से कम 303 रखना होगा तो उसमें ये 13 सीटों का अहम योगदान है कि आपको ये स्ट्राइक रेट रिपीट करनी हो। और यहां पर आती है कन्नौज, सपा का अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, सबकी जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर एक तरह से दाव पे कह लें या अपनी साख की लड़ाई कह लें। इसलिए जाहिर तौर पे नजर यहाँ पर है कि लेगेसी वर्सेस प्रतिष्ठा, लेगेसी वर्सेस गारंटी। फिर दूसरी बात है, अब आप जैसा आप जिक्र कर रहे थे, हम सीधे हैदराबाद चलते हैं। हैदराबाद की वो सीट, क्योंकि देखिए तेलंगाना या आंध्रा, इस तरह से बात करें, तेलंगाना का पहले जिक्र कर लेते हैं, बीआरएस को साइडलाइन कर चुकी है। और जैसा आपने कहा गारंटी, तेलंगाना में भी कल्ट यानी पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स वर्सेस गारंटी, कांग्रेस ने वहां पे गारंटी के नाम पे सरकार लाए हैं। अब देखना होगा कि ये जो जितने महीने उन्होंने किए उसके वर्सेस जो कल्ट पॉलिटिक्स है यानी कि नरेंद्र मोदी की, तो वहां पर कौन हावी होता है? वहां पर जैसे हैदराबाद सीट का जिक्र करें, वहां पर समीकरण क्या होता है? एक नया चेहरा है, महिला है, किस तरीके से ओवैसी, वो भी कल्ट पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो वहां पर पर्दे के पीछे क्या समीकरण बैठते हैं? फिर आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। इसी में, लेकिन पहले हैदराबाद का क्योंकि आपने जिक्र किया, माधवी लता से बीजेपी एक्सपेक्ट क्या कर रही है? माधवी लता ने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार पदयात्राएं की, लोगों के बीच में गई, ग्राउंड पर अपना एक नैरेटिव, बीजेपी का नैरेटिव स्टैब्लिश करने की कोशिश की। बीजेपी यहां से क्या एक कड़ी टक्कर सिर्फ देना चाहती है या जीत को लेकर, जैसा कि विमल जी कह रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, वो आश्वासन बीजेपी को है? और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज वो जीत के अलावा उनका कोई वो ही नहीं होता परसेप्ट, जीतना ही है उनको। और देखिए इस पूरे चुनाव में देश भर के दो चीजें महत्वपूर्ण है। एम फैक्टर कैसे? जमीन पर अभी भी जो चौथे चरण तक का जो सर्वे हुआ है आज से पहले तक का, उस सर्वे में महिला मतदाता यानी देश की आधी आबादी का जो मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि उनके फेवर में। वहीं अगर विपक्ष को देखा जाए तो विपक्ष के लिए मुस्लिम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना पोलराइज होता है। और ये सीट उसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि किस तरीके से महिला मतदाता, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का हम जिक्र करते हैं, कैसे शिवराज सिंह चौहान जब थे और तमाम चीजें हुई, अभी भी महिला मतदान बहुत ज्यादा है। तो उसी लिहाज में हैदराबाद में भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, पहला नया चेहरा, दूसरा महिला चेहरा
और तीसरा, वहां पर भी देखिए एक जो फैक्टर है ना सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, जो भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की है तेलंगाना में भी, वो और महिला फैक्टर मिलके किस तरीके से ओवैसी को चित करते हैं। दूसरा, एक बड़ा मैसेज जाएगा तेलंगाना से, सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद अगर सबसे ज्यादा उम्मीदें किसी राज्य से हैं साउथ में, तो वो तेलंगाना है। तेलंगाना वो मान के चल रही है कि इस बार 7 से 8 सीटें कुल मिलाकर वो जीत के ही जीतेगी, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के, आपको जैसे बीआरएस ने आपको ठगा, कांग्रेस आपको डबल ठग रही है, डबल आरआर टैक्स है, डबल टैक्स है, तो आप देख लीजिए आप चाहते हैं। विमल जी ने, हालांकि आप 7 से 8 कह रही हैं, विमल जी ने अभी 12 से 13, विमल जी आपने बताया था 10 से 12 सीटें ये बता रहे थे कि ये जीतेंगे। तो आदिति जिन मुद्दों का जिक्र कर रही हैं, आप अग्री करते हैं कि ऑन ग्राउंड बीजेपी उसी स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ रही है? चैलेंजेस क्या है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मैं आपको पहले ही बता दिया था पूर्णिमा जी, कि हम ग्राउंड पे वर्क करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत ज़्यादा जो है अपना जोर लगाती है जहाँ पे हमारा वोट परसेंटेज कम रहता है या जहाँ पे हम सीटें नहीं निकाल पाते हैं। मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ या तेलंगाना की बात करूँ, कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे संगठन के कार्यकर्ता को ग्राउंड लेवल से, चाहे मैं बात करूँ बूथ अध्यक्ष से लेकर जो है पन्ना प्रमुख तक जो है ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को जो है भारतीय जनता पार्टी ने मोटिवेट किया है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो है चुनाव जीतते नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो मैं बता देना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश में जो है 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने खाता नहीं खोला था, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जो है चुनाव जीतते हुए नजर आएगी। और आपने कहा था कि 400 आप कहां से पार करेंगे, तो हम 400 जो है धीरे धीरे, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं समझ नहीं पा रहे हैं, हम उन्हीं के ही जो है राज्य में जाकर हम सेंध लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, बीच में एक लाइन में जोड़ना चाहूंगी, ये बात सही है पूर्णिमा। भारतीय जनता पार्टी क्या है, संगठन खड़ा करती है, और संगठन नहीं होता तो दूसरे का संगठन ले लेती है, खड़ा कर लेती है। लेकिन ये गलत बात, बिल्कुल इसमें आपने एकदम सही कहा। देखिए, और मैं आपको बताऊं विमल जी, आप जब बात करने के लिए आएंगे अदिति से, तो आप फिर फैक्ट्स पर आपकी बड़ी लंबी बहस चल जाएगी, इसीलिए, क्योंकि हूटर बच चुका है, मुझे बड़ी खबर पर जाना होगा। जल्दी से बताते हुए, योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है, लोकसभा चुनाव का आज चौथा चरण है और उसको लेकर विरासत और विकास के लिए वोट करें, ये कहा गया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से सुरक्षा और सम्मान के लिए वोट करें, यानी अपील की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि पहले वोट करिए, क्योंकि आपका एक एक वोट निर्णायक है, ये योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं। इससे पहले आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे, एक्टर चिरंजीवी आपको तस्वीरों में नजर आए थे, और आपको याद होगा अभी पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं चिरंजीवी, और उसके ठीक बाद वोट कास्ट करने के लिए वो एक बार फिर से कैमरे के सामने नजर आए हैं। इसी तरीके से तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, वो पहुंच रहे हैं। हैदराबाद में अभी अभिनेता चिरंजीवी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। और कन्नौज से अगर अक्षय को जोड़ पाएंगे तो मुझे फौरन बताइएगा, जैसे ही अक्षय मेरे साथ जुड़ेंगे। कन्नौज एक बार हम जरूर चलेंगे, क्योंकि कन्नौज की सीट पर बरकरार जो सस्पेंस था, उसने काफ़ी इंतज़ार करवाया, लेकिन क्योंकि लेगेसी वहाँ पर है, और लेगेसी के साथ साथ गारंटी की बात हो रही है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, विमल जी से मैंने प्रतिक्रिया ले ही ली है, लेकिन संजीव कौशिक जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, कन्हैया बेल्लारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके साथ ही संजय राणा जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। कन्हैया बेल्लारी जी, आपके पास पहले आते हुए मैं अगर इस 4th फेज की बात करूं, क्योंकि अब हम आधे चुनाव से ऊपर की तरफ आ चुके हैं, तमाम बयानबाजी का दौर हुआ, दावे किए गए, वादे किए गए, हम जीत रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एक जो बड़ा चैलेंज बना हुआ है वो वोटिंग परसेंटेज को लेकर सर बना हुआ है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है, और दूसरी तरफ पार्टीज की स्थिति आज के इस 4th फेज के इलेक्शन में कैसी देखते हैं, और आपकी नजर कौन से स्टेट, कौन सी सीट पर सबसे ज्यादा है? बेल्लारी साहब। देखिए, मेरी नज़र तो समस्तीपुर सीट पर है, इसलिए कि वहाँ बिहार सरकार के 2 मंत्री आपस में टकरा रहे हैं। एक अखरोक चौधरी हैं, उनकी बेटी जो है चिराग पासवान की तरफ से लड़ रही हैं, और दूसरे तरफ जो हैं कांग्रेस के टिकट पे सन्नी हजारी जो हैं, महेश्वर हजारी जो भी मंत्री हैं, इसीलिए सबकी निगाहें उसी सीट पर के 2 मंत्री आपस में टकराए हुए हैं। हालांकि गिरिराज सिंह जो हैं, उन्होंने तो कल बयान भी दिया बुर्का वाला,
उनका वाला बयान देने के पीछे उनकी मंशा क्या है ये तो समझ में आ रही है बात। लेकिन एक बात मैं आज समझ रहा हूँ ये कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, इसलिए कि मौसम बहुत खुशनुमा है, धूप नहीं है बहुत ज्यादा, और बढ़ना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। ज्यादा से ज्यादा मतदान लोकतंत्र के मजबूती के लिए तो ये अच्छी बात है। अब मुझे लगता है कि इस बार आज का जो चौथा चरण है इसमें मतदान जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल बिहार में रोड शो किया था पटना में, और रोड शो जो था वो एकदम जन सैलाब था, बहुत जबरदस्त रूप से था। लोगों ने मतलब जो भी बेइंतहा प्यार जो होता है वो। हालांकि एक चीज और हमने देखा कल के जो यूथ थे, कुछ यूथ से बात करते हुए, पत्रकारों से बात करते, उन्होंने कहा बेरोजगारी की बात। एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं कि राष्ट्र के लिए मोदी जरूरी है, इसलिए हम लोग देंगे, लेकिन बेरोजगारी पर उनको सोचना चाहिए। ये एक कोर्स में जो युवक थे वो, मुझे लगता है कि इस बार परसेंटेज बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, और उससे पहले मेरे सहयोगी अवनीश ने खास बातचीत की उन्नाव से चुनावी मैदान में। साक्षी महाराज जब अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, वो एक्सक्लूसिव बातचीत पहले आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव प्रत्याशी साक्षी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज, ये बताइए कि इस बार राहें कितनी आसान होने वाली है? पहले भी आप 2 बार सांसद रह चुके हैं, क्या इस बार हैट्रिक होगी? भारतीय जनता पार्टी की राह आसान ही रहती है, चुनाव जनता लड़ाती है। हम 5 साल तक सेवा करते हैं तो राह में औरों की भी रोडे होंगे। साक्षी महाराज ने तो जैसे ये रोड पीडी नगर से लेके लालगंज तक बना रखा है ना, ऐसे ही हमारा रोड साफ है। अनु टंडन अब समाजवादी पार्टी में, पहले कांग्रेस में थे, अब इंडिया गठबंधन में है, तो क्या लगता है कि आप ये पूछ लीजिए अगला चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे? आरक्षण को लेकर भी जो कि विपक्ष घेर रही है, अब ये भी मुद्दा उठने लगा है सामने। भारत विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान का सही तरीके से सदुपयोग सम्मान हम लोग करते हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार राष्ट्र हित में, राष्ट्र की जनता के हित में जो होगा वही किया जाएगा, उससे इतर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साक्षी महाराज जी, जो साफ तौर पे इन्होंने कहा था कि जो राष्ट्र हित में जो चीजें होगी उसके लिए वो किया जाएगा आरक्षण के मुद्दे पर, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक बार फिर से उन्नाव में जीत हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अवनीश श्रीवास्तव, भारत 24 उन्नाव। तो आपने सुना साक्षी महाराज के साथ ये खास बातचीत उन्नाव से चुनावी मैदान में। बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ को मजबूती के साथ कैरी फॉरवर्ड साक्षी महाराज 2024 के चुनाव में भी करते हुए चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। संजय राणा जी आपके पास आते हैं, क्योंकि इससे पहले 2 बातों का जिक्र हुआ, मुद्दों की बात हुई, महंगाई की मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ राष्ट्र प्रथम की बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी की बात की तो विपक्ष जो है वो न्याय की बात करता है। लेकिन ऑन ग्राउंड मैं ये समझना चाहती हूँ कि जैसे हमने ये 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा कि भले ही जो कैंडिडेट है उससे किसी भी तरीके की नाराजगी हो, लेकिन चेहरा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का है इसीलिए पसंद वो बन जाता है। लेकिन विपक्ष की स्थिति ऐसे में ऑन ग्राउंड आपको कैसी नजर आती है, अगर एक मजबूत चेहरा है वर्सेस हु? गुड मॉर्निंग पूर्णिमा, गुड मॉर्निंग टू फेलो पैनल। देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप 14 की चुनाव की चर्चा करें या 19 के चुनाव की चर्चा करें, तो चुनाव जो 14 के हुए थे करप्शन के मुद्दे पे हुए थे, 19 के जो हुए थे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के नाम पे हुए थे। अगर ये 24 का चुनाव की अगर हम चर्चा करें तो राष्ट्रवाद तो प्रथम रहेगा ही, क्योंकि नेशनल का राष्ट्र का चुनाव है, और दूसरा कि कहीं जो डेवलपमेंट के काम हुए पिछले 10 सालों में उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जब आप चर्चा करती हैं कि विपक्ष का कौन सा चेहरा, नो डाउट 1 साल पहले जब इंडिया अलायंस बना था या ब्लॉक बना था तो काफ़ी उम्मीदें जागी थी कि विपक्ष में कहीं सशक्त एक चेहरा हो सकता है, कोई बड़ा चेहरा आ सकता है जिसके जो मोदी को चैलेंज कर सकता है या मोदी जी के समक्ष खड़ा हो सकता है। लेकिन आज की अगर तुलना में बात की जाए तो कोई भी चेहरा मुझे नहीं नजर आ रहा जो उनको एक चैलेंज देता हुआ। नो डाउट बिट एंड पीसेस में, चाहे वो आप आज का चुनाव हो रहा है आंध्र प्रदेश में हो रहा है जो तकरीबन 25 सीटों पे हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, MP में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पे हो रहा है, तो अगर इसकी अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं इसमें एज लेता हुआ, इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ, एज लेता हुआ दिख रहा है। और इंडिया ब्लॉक जो इस समय गठबंधन इसको कह सकते हैं, उसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो उनके पास बहुत ज़्यादा सीटें नहीं थी एज कम्पेयर टू द रीजनल पार्टी, YSR ले लें, चाहे वो BRS ले लें या दूसरी पार्टियां ले लें जो रीजनल पार्टीज हैं उसके तुलना में। तो अगर पूरी समीकरणों को समझिए ग्राउंड रियलिटी पे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष फेल हो गया, मेरे अंदाज से फेल हो गया है एक नैरेटिव सेट करें। देखिए, हर चुनाव में आपका मुद्दा होता है, जैसे महंगाई की बात हम करते हैं, बेरोजगारी की हम बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात
बात कर लेते हैं या दूसरे और मुद्दे हैं जिस पे महिलाओं सुरक्षा की बात कर लेते हैं, तो उस पुरजोर तरीके से रखने में पूर्णिमा कहीं ना कहीं हमें फेलियर दिखता है। अगर बेरोजगारी की अगर चर्चा कर लें तो बेरोजगारी दर थोड़ी सी इस समय बढ़ी हुई है आफ्टर कोरोना काल, लेकिन अगर एवरेज अगर हम निकालेंगे पूरा पिछला 10 साल का और एनडीए का 10 साल का, तो लगभग एक ही होता, 5.50 से लेकर 90 तक के है, 5.90 तक का है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल होती है। हाँ, जब चेहरे की बात आती है तो इनके समक्ष अप्रूवल रेटिंग की अगर हम चर्चा कर रहे हैं पूर्णिमा, तो देखिए ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जो है मोदी जी के 70% है और जो इंडिया में है वो 75% है। यही अप्रूवल रेटिंग आईपी सॉक और इंडिया बस का था। ड्राइव करने वाली क्या चीजें आदिति, जो बातों का जिक्र संजय राणा जी ने किया, इसमें बहुत सारी बातें कागजों में भी नजर आती हैं कि भाई हुई। बीजेपी ने जब अपने 10 साल की बात बताई तो ये बताया कि हाँ क्या क्या हुआ और आगे उनको क्या क्या करना है, एक विजन रखा अपने संकल्प पत्र के जरिए कि 2047 में हम कैसे देश को देखना चाहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि चुनावों को ड्राइव क्या करता है, मुद्दे करते हैं। मैंने ओवैसी के 2 बयानों का जिक्र किया, आपको रिकॉल कराने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल अचानक से भी बड़े एक्टिव हो गए। कह देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब अपना उत्तराधिकारी बता दें कि भाई कौन होगा। बाकी कहते हैं कि मोदी जी रिटायर नहीं होंगे और उन्होंने कहा था कि इतने से ऊपर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अब बताएं जरा कौन अगला होगा। तो ये तमाम बातें क्या ड्राइव करती हैं इलेक्शन को वोटिंग वाले दिन, या वोटर का मन तय है कि भाई मुझे तो इस नाम पर, इस आधार पर मुझे अपना वोट कास्ट करना है। टेक्निकली जो हम हमेशा ही कहते हैं ना कि किस तरफ जाएगा वोट या वोटिंग परसेंटेज, ये सवाल बहुत रेलेवेंट उस दिशा में जाता है। देखिए, पहली बात तो बीते 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने काम और प्रचार और रिपोर्ट कार्ड, ये तीनों जबरदस्त तरीके से किए। हर सड़क, संसद, अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रधानमंत्री जी ने कोई मौका, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पे उन्होंने अपना काम और अपने रिपोर्ट कार्ड को नहीं दर्शाया। पिछले 3 महीने पहले जाते हैं, इस बार पहली बार विपक्ष ने कुछ किया या नहीं किया, कोई चेहरा है या नहीं है, स्टार वॉल्ट या आप कहते हैं कि कल्ट पर कोई पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स हो रही है या नहीं हो रही। एक चीज इस बार जरूर हो रही है कि इस बार पहली बार, हमेशा क्या होता है बीजेपी के मुद्दे होते हैं और विपक्ष उन पर खेलता है, लेकिन इस बार विपक्ष भी मुद्दे दे रहा है और बीजेपी उनकी पिच पर बयानबाजी कर रही है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस बार है। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 महीने में अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करी मेजॉरिटी लेवल पर, जो ड्राइव करने वाली बात है, और ना ही विपक्ष ने सवाल किया कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, बेरोजगारी दर है। ये जो चुनाव है ये अलग स्थिति पे इसलिए चला गया है क्योंकि चुनाव जाति पर हो रहा है इस बार। पहले जैसे कहा कि 14 में हुआ था भ्रष्टाचार पे, मुद्दा ही अलग था, भ्रष्टाचार पे हुआ और जनता ये कन्विंस थी कि यूपीए 1 यूपीए 2 में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। 2019 में हुआ राष्ट्रवाद पे हुआ या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे हुआ, जो इस बार कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार तो जाति पर चुनाव हो रहा है। इस बार अब बीजेपी क्या चाहती है कि मोदी वर्सेस कैंडिडेट हो, बीजेपी चाहती है कि राष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव हो, काम पर हो, लेकिन विपक्ष ने इस बार जाति पर चुनाव कर दिया। ओबीसी के सवाल पे ले लीजिए तमाम, यहां एक मुद्दा ये है, इसीलिए कोई भी पोल थीम नहीं है, कोई एक मेजर मुद्दा नहीं है। इस बार हर दिन मुद्दे बदल रहे हैं। क्यों? अब सवाल है कि वोटर्स क्या चाहता है। एक वोटर है जो बड़ी मुश्त में होता है, सोच के रखता है 1 साल पहले कि हमें किसको वोट करना है, लेकिन एक बड़ा कैटेगरी वो भी होती है जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो चुनाव के 10 दिन पहले मुद्दों के आधार पर, बयानबाजी के आधार पर फ्लोट करता है कि हमें क्या करना है। तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं उस फ्लोटिंग वोटर के लिए हो रही हैं कि वो अपने घर आ जाए या उसको उन पलड़े से लेकर इस पर ले लें। तो सारी इंटरेस्टिंग ये फ्लोटिंग वोटर को लेकर होता है कि आप उसको कहां से कहां ले जाएं, क्योंकि एक जो है वो तो तैयार है कि हमें तो बीजेपी को देना है, हमें तो कांग्रेस को ही देना है। जैसे आप कई मुस्लिम फैक्टर में जाएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, हमारे बाप दादा देते आए थे, हम वहीं पे देंगे। जो एक हिंदू वोटर का एक मुश्त है जो कहता है नहीं हम तो बीजेपी को देंगे, कुछ भी हो जाए, या मोदी जी को देंगे। लेकिन जो एक बड़ी संख्या में फ्लोटिंग वोटर है उसको ये मुद्दे ड्राइव करते हैं, उसको ये मुद्दे ड्राइव करते हैं। और आपने कहा कि जाति पर इस बार वोट हो रहा है, लेकिन जाति पर हो रहा है तो फिर कौशिक साहब, क्या जाति पर तो वोट हो रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर, उनके ऊपर कटाक्ष किए बगैर, उनको गाली दिए बगैर, उनके ऊपर अपशब्दों का इस्तेमाल किए बगैर ये चुनाव संपन्न नहीं होगा? ये तो भारत की राजनीति का ये अब चेहरा बन गया है कि तमाम में सारी पार्टियां लगी हैं।
चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी कोई यदि नारा लगा रही है, कोई यदि बात कह रही है, तुरंत विपक्षी पार्टियां उसे थाम ले रही है और उसे उस पर सफाई देनी पड़ जा रही है। इस बार 400 पार करेंगे, संविधान बदलने के लिए 400 पार करेंगे। अच्छा, सुन लेते हैं सर, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को आवाज उठाएंगे। You've seen the governance. You have seen the governance. And if you think that you have benefited from this governance, then vote for that governance which would lead to a brighter future. What should the voters vote for? That is like the issues. What are the issues? That's exactly what I'm saying. They have seen the government. अभी इस वक्त मोहन यादव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मोहन यादव पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। जाहिर है कि मध्य प्रदेश की जो सीट्स हैं वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट। मोहन यादव पहुंचे हैं अभी इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। परिवार के साथ मौजूद मोहन यादव इस वक्त वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने जगन मोहन रेड्डी को सुना और उन्होंने यही कहा कि अगर आपको लगता है कि इस सरकार से आपको बेनिफिट हुआ है, इस सरकार ने आपके लिए काम किया है, तो फिर आप हमारे लिए वोट करें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपको तस्वीरें मोहन यादव की दिखा रहे हैं। अगर अखिलेश मेरे साथ जुड़े होंगे तो जरा मुझे बताइएगा, लेकिन तस्वीरों में मोहन यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये जो यादव फैक्टर है अदिति, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और खास तौर से मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में लाने के साथ साथ उस यादव वोट बैंक को साधने के साथ एक सम्मेलन बाकायदा किया गया, क्योंकि यादव भी तो इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश या और स्टेट्स भी। मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हों। इनको पता नहीं है कि इनको बिहार और वेस्टर्न यूपी के लिए लाया गया है और कुछ हद तक राजस्थान। हमारे राजस्थान के अलवर के एक सांसद हैं बाबा बालकनाथ, वो सांसदगी से उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया। माना जा रहा था कि वो सीएम रेस में हैं, ऐसी चर्चा थी। जब वो ना सीएम बने और ना ही मंत्री बने तो उन्होंने एक दिन बड़े दुखी होकर कहा कि मोहन यादव जी को मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैं नहीं बन पाया तो वो बन गए। तो ये बड़ी बात है। मोहन यादव जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, इनको बिहार भेजा गया। बिहार में बाकायदा सम्मेलन किया गया और सीधे तरीके से यादव वोट बैंक को साधने के लिए मोहन यादव जी को लाया गया। जबकि मध्य प्रदेश में अगर संगठन के लिहाज से देखा जाए या उनके स्थिति के लिहाज से बहुत ज्यादा उनका उस तरीके से वर्चस्व नहीं है, पर क्योंकि संगठन के व्यक्ति को बनाना था तो दो बड़े फैक्टर थे, एक बिहार और एक वेस्टर्न यूपी में मैसेज देना। अभी अमेठी भी पहुंचे थे स्मृति ईरानी के नॉमिनेशन के समय, साथ में मौजूद थे, काफी गदगद थे, खुश हुए स्मृति ईरानी के साथ खड़े होके, क्योंकि अमेठी तो वैसे भी हॉट टॉक है। बिल्कुल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम किसी भी बीजेपी नेता के साथ जो बड़े हैं उनके साथ खड़े होकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। अभी राजस्थान के सीएम भी हैदराबाद गए तो उनको बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि वो कभी इस तरह के उसमें नहीं थे। तो ये वहां गए और ये भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कैसे जातीय समीकरण सेटल करना है। ये बात अलग है कि इस बार राजस्थान में जिस तरीके के नतीजे देखने को मिल रहे हैं या मध्य प्रदेश में भी ओवर जातीय समीकरण हो गया है, सोशल इंजीनियरिंग थोड़ी ओवर हो गई है और जातियां कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, क्योंकि एक इस तरह की, हालांकि सही मायने में 4 जून को पता चलेगा, लेकिन मोहन यादव का जो यादव फैक्टर है, भैया यादव एक बड़ा समाज है, बड़ा वोट बैंक है और इम्पैक्ट चुनाव में वोटर से बहुत ज्यादा है। तो ये मैसेज देना कि आपके समाज का एक व्यक्ति एक राज्य का मुखिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी दिया है। बात कांग्रेस करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है किस जगह कहां पर कौन सा जो चेस की चाल के लिहाज से चलनी है। तो ये एक मोहन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मोहन यादव के कंधों पर वो भी जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में कैसा परफॉर्मेंस है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो है ही, कि आपके आने के बाद से किस तरह का माहौल रहा। और ये भी होगा कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद सीटों पर किस तरीके का और महिला फैक्टर भी, मोहन यादव का महिला फैक्टर दरअसल क्या है, सब शिवराज सिंह चौहान के पास थे। इनके आने के बाद बहुत सारे, इनका और इनकी टीम का मानना है कि जो फर्जी अकाउंट्स थे महिलाओं के नाम पे पैसे लेने के या सुविधाएं लेने के, वो हमने बंद किए हैं। तो कहते हैं कि कई महिलाओं में उस बात का नाराजगी है परिवारों में। तो ये सारी चीजें भी 4 जून को पता चलेंगी किस तरीके के। ठीक है विमल जी, बेनिफिशियरी अकाउंट के जरिए जाहिर है कि आपने कई बेनिफिट जनता तक पहुंचाए, लेकिन मोहन यादव को एज अ बेनिफिशियरी इन द सेंस चेहरे के लिहाज से कैसे आप देखते हैं? क्योंकि मैंने जगह जगह देखी इनकी मौजूदगी ये रहे और उस यादव जो फैक्टर है उसको साधने की कोशिश, और स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े जबरदस्त तरीके से हुई इनके नाम पर। और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जो है सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा,
और किसान और महिला, इसके अलावा हमारा कोई जात नहीं होती है। अगर जाति की बात करती हैं तो देखिए मोहन यादव जी जो है एक बहुत ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जो है ग्राउंड पे जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूत किया है। तो जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो समझता है चीज़ों को कि हम कैसे जाके जो है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे चुनाव नहीं जीत पा रही है या वहाँ पे वोट परसेंटेज हमारा कम है, तो वहाँ पे मजबूत करने के लिए उनको भेजा जाता है। दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मोटो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। यूपी बिहार में कुछ लग रहा था क्या चैलेंज है? नहीं, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर बज रहा है सर। बड़ी खबर देने वाली हूँ, जल्दी से बड़ी बता देती हूँ आपको। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ईवीएम खराबी की खबर इस वक्त मिल रही है। ये बूथ संख्या 192 है जहां पर ईवीएम खराब हुई है। लगभग 5-6 जगह से अभी तक ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहां पर ईवीएम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली है। अभी मुर्शिदाबाद से खबर है, बूथ संख्या 192 यहां पर ईवीएम खराब हुई है। ये खबर आपको बताते हुए